नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है कायाकल्प। ध्यान रखिएगा जी, मेरे जाने के बाद कोविड की दवाइयां समय पर लेते रहिएगा। अभी आपको इससे उबरे पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। और हाँ, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दवाइयां भी वक्त पर ले लीजिएगा। एक दिन भी आप ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते तो हाई हो जाता है। आपको मेरी कसम, इसमें बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा, मैं तो बस यही सोच सोचकर हलकान हो ही जा रही हूँ। मेरी तो आपकी फिक्र में आसानी से प्राण भी नहीं निकलेंगे। कहते के कहते वृंदा की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। पत्नी की इन बातों से मैं मायूस होने लगा। मैंने असीम ममतत्व से उसको दोनों हाथ को अपनी मुट्ठी में हौले से बांध उसे प्यार से झिड़का। वृंदा, इतना मत बोलो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं दूंगा। मैं कोविड से ठीक हो गया ना, तुम भी ठीक हो जाओगी। बस ईश्वर पर भरोसा रखो। नहीं जी, मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। मेरा कोरोना आपसे ज़्यादा करा था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। बहू का 9वां महीना लग गया है। घर में खुशियाँ आने वाली है। बेटे, बहू और बच्चे के साथ राजी खुशी रहिएगा। उफ, बहुत कमजोरी लग रही है। वृंदा, चुप हो जाओ। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आंखें बंद करो और सो जाओ। इस बार मैंने तनिक रोष से उससे कहा। नहीं जी, मेरा चाला चाली का वक्त आ गया है। मुझे प्लीज़ चुप मत कराइए। पहली बार बच्चे को गोद में ले तो उसके हाथों में सोने के कड़े पहना दीजिएगा। मैंने पिछले साल ही बच्चे के लिए आपसे छुपाकर सोने के कड़े बनवा दिए थे। और हाँ, बच्चा होने के बाद बहू को भी हीरो के नए कंगन दे दीजिएगा। दोनों चीज़ें मेरे कमरे की अलमारी के लॉकर में रखी है। अरे वृंदा, तुम खुद ही दे देना ना अपनी बहू और बच्चे को। अब बस करो, इतना बोलोगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। इतना बोलते बोलते उसकी सांसें चढ़ आई और उसने निढाल अपनी आंखें बंद कर ली। तभी न जाने मैंने क्या सोचकर उससे पूछा, मोलू और बहू को बुलाऊं? बात करोगी उनसे? ना ना जी, बहुत रात हो गई। मैं उनसे सुबह बात करूंगी, अगर जिंदा बची तो। आज रात मुझे आपके साथ, बस आपके साथ बितानी है। यह कहते हुए उसने मेरी तरफ करवट लेते हुए अपनी एक हाथ को मेरे सीने पर रख दिया। मैंने प्यार से उसका चेहरा सहलाया और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। शायद थोड़ी देर में मुझे भी आप झपकी आ गई कि कुछ देर बाद वृंदा की कहराने की आवाज़ सुन मैं चैतन्य हुआ। देखिए जी, मेरी धड़कनें कितनी तेज हो गई हैं। हद की घबराहट हो रही है। दिल डूबा जा रहा है। इतना कहते कहते वह हाँफने लगी और फिर रुक रुक कर अटकते हुए बोली, अपना ध्यान रखिएगा। मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। यह कहते हुए मेरा हाथ कसकर थामते हुए वह बोली, हाँ, वादा कीजिए मेरे जाने के बाद आप मेरे लिए एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी आत्मा बहुत कष्ट पाएगी। हाँ, कह देती हूँ। तभी अचानक वृंदा के हाथों की पकड़ मेरे हाथों पर ढीली हो गई और उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। मैं चित्कार कर उठा, बिलख पड़ा। वृंदा! तनिक देर में मुझे होश आया। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी। मैंने हौले से उसकी पलकें मूंद दी और एक आखिरी बार उसकी ठंडी पैसानी को चूम लिया। मेरा मन अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि अब वृंदा मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई है, कि अब मैं कभी उससे बातें नहीं कर पाऊँगा, उससे हंस बोल नहीं पाऊँगा, उससे लड़ झगड़ नहीं पाऊँगा, उसकी खनकती हुई आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा। आँखों में एक मुद्दत पहले अनाया सुर्ख लाल जोरे में सिमटी सकुचाई वृंदा का दुल्हन में के वेश में 16 श्रृंगार किया मोहक चेहरा कौंध उठा। जब मैंने उसे शादी में पहली बार वरमाला के लिए स्टेज पर आते देखा था। मैंने घड़ी देखी, पौ फटने आई थी। मैंने बेटे बहू को माँ के गुजर जाने की खबर दी। दोपहर को वृंदा की देह पंचतत्व में विलीन हो गई। अगले दिन तड़के में उसके फूल चुनने शमशान गया।
राख बनी उसकी कंचन काया के सामने मन कल्प उठा। तभी अचानक तेज अंधर और तूफान के साथ देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। हर ओर पानी के परनाले बह रहे थे और मेरे सामने मेरी वृंदा के अस्थि अवशेष बरसते पानी की धार में इधर उधर छितर कर बहने लगे। मैं उन्हें हाथों में समेटने सहेजने का असफल प्रयास करने लगा। बाहरी तूफान के साथ साथ मन में भी ख्यालों का प्रचंड झंझावात चल रहा था कि अब मेरी वृंदा वाकई में मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। दोपहर को मैं अकेले अपने कमरे में बैठा उसी के ख्यालों में गुम था कि तभी बेटा थाली लगवा कर ले आया और मुझसे बोला, पापा खाना खा लीजिए। मैंने यंत्रवत आधा फुल्का खाया और थाली परे हटा दी। बेटे ने मुझसे बहुत मिन्नतें की लेकिन मुझसे और खाया न गया। खाने के बाद बेटे ने दवाइयों का डब्बा ला कर दिया और भीगे स्वरों में बोला, पापा दवाइयाँ खा लीजिए। मैं निर्लिप्त भाव से उसे देखते हुए उससे बोला, हाँ खा लूँगा। बेटे के इधर उधर होते ही मैंने सारी दवाई फेंक दी। वृंदा के जाने के बाद उसके बिना मेरी जीने की इच्छा मर गई थी। उसकी मौत के बाद से मैंने अपनी एक भी दवाई जुबान पर नहीं रखी। मैं अनवरत विधाता से मृत्यु की भीख मांग रहा था। हर लम्हा जेहन पर बस एक ही सोच हावी थी, काश मुझे मौत आ जाए। तभी बेटे के घबराते हुए स्वर कानों में पड़े, पापा पापा तन्वी को लेबर पेन शुरू हो गए हैं, उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। आप भी ताला बंद कर अस्पताल पहुँचिए। पिछले दिनों बिना दवाइयाँ खाए मुझे अपनी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को जबरन धकेलते हुए बेटे के पीछे अस्पताल पहुँच गया। मैं और बेटा खुशखबरी का इंतज़ार करने लगे। तभी नर्स ने खबर दी, अंकल जी बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। मैं यूं ही उदासीन सा बैठा रहा। पोती के जन्म की खबर भी मुझे खुश न कर सकी। थोड़ी देर बाद बहू के कमरे में नर्स ने आकर नवजात शिशु को मेरी गोद में दे दिया। बच्ची का देव प्रतिमा सा अपूर्ण सुंदर मासूम नन्हा चेहरा देख मुझे पहला ख्याल आया कि उसके रूप में मेरी वृंदा वापस आ गई है। उसके पतले पतले सुर्ख लाल होंठ और तोते जैसी नाक बिल्कुल मेरी वृंदा जैसी थी। बस उसी एक लम्हे में मेरा कायाकल्प हो गया। अंतर मन की गहराइयों से आवाज़ आई, अब तुझे इसके लिए जीना है, इसका मुंह देखकर जीना है। मैंने असीम दुलार से उस नन्ही सी जान को अपने कलेजे से लगा लिया। मन में निरंतर गरजता तूफान थम सा गया था, साथ ही बाहर भी आसमान साफ लग रहा था। कुछ ही देर बाद मैं अस्पताल प्रांगण में बनी दवाइयों की दुकान से अपने लिए दवाइयाँ खरीद रहा था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।